जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, आपका जो भी पहला सेशन था इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया आपके फोल्डर में, और आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं घर जाके। अभी नहीं, ये पता लगे मैं इधर अभी अगली रिकॉर्डिंग चल रही है और आप अभी वो देखना शुरू कर दिया आपने उसको। अच्छा जी, अब जो है वो आईपी एड्रेसिंग में क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आपको सिखा दिया। आपके सामने अगर एक आईपी एड्रेस लिखा हो तो उसको आप आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे कि उसका ताल्लुक किस क्लास के साथ है, ठीक है, वो आप सीख चुके हैं। और अब जो है वो हम इसमें कुछ रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये जो इनकी डिवीजन है, डेफिनेटली ये टेबल जो आपके सामने है, अगर आपको याद होगा तभी आप आसानी के साथ आईपी एड्रेसेस की क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये टेबल की वैल्यूज आपको ज़हन में बिठानी पड़ेंगी। अच्छा जी, क्लास ए बी सी डी और ई, ये जो तीन क्लासेस हैं, इनमें एक तो पूरी की पूरी क्लास जो कि क्लास ई है, इसे रिसर्च एंड टेस्टिंग के लिए रिजर्व कर लिया गया था। मैं और आप इसे अपने नेटवर्क में इस क्लास की आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वाले आईपी एड्रेसेस अब इस वक्त जाया हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि रिसर्च एंड टेस्टिंग के लिए अब हमारे पास क्लास ए बी और सी में कुछ ऐसे आईपी एड्रेसेस हैं जिन्हें हम रिसर्च एंड टेस्टिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं। यानी मैंने अगर अपना एक नेटवर्क बनाना है और उसमें टेस्टिंग करनी है और उसके लिए आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं, तो क्लास ए बी और सी में कुछ आईपी एड्रेसेस ऐसे हैं जिन्हें हम इस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। हमें अलहदा से किसी क्लास की, जैसे क्लास ई है, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा क्लास ए के हवाले से अगर मैं बात करूं तो क्लास ए में जी जीरो से शुरू होने वाले, ठीक है जी, जीरो से शुरू होने वाले, और उसके साथ साथ 127 से शुरू होने वाले, ठीक है। जवाब साहब एक दफा जरा आवाज चेक कर लीजिएगा, ठीक आ रही? तो जीरो से शुरू होने वाले और 127 से शुरू होने वाले जितने एड्रेसेस हैं, इन्हें भी अयाना ने रिजर्व कर लिया। और रिजर्व का मतलब ये होता है मैं और आप अपनी मर्जी से इन्हें अपने नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका, इनमें से अक्सर का मकसद डिफाइन कर दिया जाता है कि इसको इस काम के लिए रिजर्व किया। बहुत सारे अभी तक अनडिफाइंड पड़े हुए, बहुत सारे करोड़ों एड्रेसेस ऐसे हैं जो अभी तक अनडिफाइंड है, जिनका मकसद अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। आने वाले वक्तों में हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है 2-4 का हो जाए, फिर 2-4 का हो जाए। तो करोड़ों आईपी अभी तक जो है वो अनडिफाइंड है। जीरो से शुरू होने वाले आपको पता है एड्रेसेस बनते वैसे कितने हैं? पहले ऑक्टेट में जीरो होगा, बाकी 3 ऑक्टेट्स में आप बिटें कितनी बचती हैं? वैसे टोटल बिट्स कितनी है? 32, टोटल 32 है। 32 में से अगर ये वाले 3 ऑक्टेट्स को देखा जाए, पहला ऑक्टेट तो आपने फिक्स कर दिया ना, जीरो। अब ये वाले जो 3 ऑक्टेट्स हैं ये वेरी करेंगे, ये जीरो से शुरू होंगे और 255 तक जाएंगे। इन बिट्स की तादाद कितनी है? 24। 24 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं जी 2 रेज टू पावर 24। इसका आंसर आता है 16,777,216। ये 1.25 करोड़ के करीब कॉम्बिनेशन, 16.8 मिलियन, 16.8 मिलियन एड्रेसेस बनते हैं। यानी जीरो से शुरू होने वाले कितने एड्रेसेस हैं? 16.8 मिलियन। ये सारे रिजर्व्ड हैं, और इनमें से एक एड्रेस ऐसा है जिसका मकसद डिफाइंड है, बाकी अभी तक अनडिफाइंड है। कोई पता नहीं किस मकसद के लिए है, वक्त आने पे हो सकता है डिफाइन हो जाए, अभी तक अनडिफाइंड है। इसी तरीके से 127 से शुरू होने वाले एड्रेसेस की तादाद कितनी होगी? 127 तो आपने लिख लिया ना, 127 को तो हमने लिख लिया। बाकी 3 ऑक्टेट्स क्या होंगे? वेरी होंगे। 3 ऑक्टेट्स का मतलब बिट्स कितनी होंगी? 24, 24 बिट्स। और 24 बिट्स के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 2 रेज टू पावर 24। वही ऊपर वाला आंसर 16,777,216। 16.8 मिलियन। जीरो से भी 16.8 मिलियन एड्रेसेस शुरू होते हैं और 127 से भी 16.8 मिलियन एड्रेसेस शुरू होते हैं। 1.25 करोड़ ऊपर, 1.25 करोड़ नीचे, सारे ही रिजर्व्ड है, और मेजॉरिटी अभी तक वेस्ट है। डिफाइन ही नहीं किया कि करना क्या है इसके साथ, ठीक है जी। इक्का दुक्का एड्रेसेस हैं जिनका मकसद डिफाइंड है। अच्छा, अब जीरो वाले में मैं आपको बताता हूं,
जीरो से शुरू होने वाला एक एड्रेस है, जीरो से शुरू होने वाला एक एड्रेस है 0.0.0.0, पहले ही कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, और यही डिफाइन किया हुआ अभी तक, ठीक है। ये दो मकासद के लिए रिजर्व्ड है, इसके दो मकसद हैं। एक, आप जब डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, आगे जाके जब लैब्स करेंगे, स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग इंप्लीमेंट करेंगे, उसी वक्त डिफॉल्ट राउटिंग की भी इंप्लीमेंटेशन होगी। तो ये वाला एड्रेस रिजर्व कर लिया गया है डिफॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए। दिस एड्रेस इज रिजर्व्ड टू कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट राउटिंग। एक मकसद इसका ये है, और एक और मकसद भी है। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के, कॉन्फ़िगर मतलब सेट करने के, किसी भी डिवाइस पे आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं। आईपी एड्रेस को किसी नेटवर्क डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं। जब भी ये कहा जाएगा दो तरीके हैं, अमूमन उनमें से एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक होगा। हम किसी भी डिवाइस पे आईपी एड्रेस स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टैटिकली का मतलब मैं और आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। और दूसरा तरीका डायनामिक है, यानी आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली डायनामिकली भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है किसी भी डिवाइस पे। और ऑटोमेटिक या डायनामिक का मतलब ये काम कोई ना कोई प्रोटोकॉल करेगा, ठीक है जी। अच्छा, एक आम बंदा जो इतने अरसे से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, आईपी एड्रेस के बगैर तो नहीं कर रहा होगा ना। उसका मतलब है उसकी डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन हो रहा है, और वो उसने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, उसे तो पता भी नहीं आईपी एड्रेस क्या चीज होती है। उसकी डिवाइस पे आईपी कॉन्फ़िगर हो रहा है, इसका मतलब है डायनामिकली हो रहा है। इसका मतलब है कोई ना कोई प्रोटोकॉल ये काम कर रहा है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल ये काम कर रहा है, और उस प्रोटोकॉल का नाम है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में काफी डिटेल के साथ आप DHCP को पढ़ेंगे भी, इसकी इंप्लीमेंटेशन भी सीखेंगे, लैब्स भी करेंगे। DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। होस्ट मतलब यूजर, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP, ठीक है जी। इसका काम क्या है? डायनामिकली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देना, सेट कर देना किसी भी डिवाइस के ऊपर। DHCP का ना मॉडल कुछ इस तरह से होता है कि लेट से ये एक आपका आ गया स्विच। स्विच का काम क्या होता है? सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को कनेक्ट करना, ठीक है। ये एक स्विच है, इसके साथ कुछ डिवाइसेस हैं। एक डिवाइस होगी जिसको हम कहेंगे DHCP सर्वर। अक्सर एप्लीकेशन सर्वर क्लाइंट मॉडल में चल रही होती हैं, ठीक है। तो एक होगा सर्वर, बाकी सारे होंगे क्लाइंट। बाकी सब कौन होंगे? क्लाइंट। एक सर्वर, बाकी क्लाइंट। सर्वर का काम होता है क्लाइंट के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना। सर्वर का काम होता है क्लाइंट पे आईपी कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। अब उसके लिए क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कुछ निगोशिएशंस होंगी, तभी सर्वर क्लाइंट को आईपी। मैं आपको DHCP पढ़ा नहीं रहा, अगर ये ज़हन में रखिएगा। सर्वर का काम क्या है? क्लाइंट को आईपी देना, और क्लाइंट का काम है आईपी मांगना। वो मांगेगा तो सर्वर उसको आईपी देगा ना। क्लाइंट आईपी मांगेगा, सर्वर उसको आईपी देगा। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान क्या होंगी? कुछ निगोशिएशंस होंगी। उस निगोशिएशंस में जब तक सर्वर क्लाइंट को आईपी दे नहीं देता, उस वक्त तक DHCP का जो क्लाइंट है ना, उसका सोर्स आईपी एड्रेस 0.0.0.0 होता है। DHCP क्लाइंट का सोर्स आईपी, जब तक उसे सर्वर से आईपी मिल नहीं जाता, तब तक आईपी एड्रेस 0.0.0.0। इस 0.0 का मतलब ये नहीं आईपी असाइन ही नहीं है, आईपी है ही नहीं। 0.0 मींस ये नहीं है कि नो आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस है, स्पेशल आईपी एड्रेस है भाई, पहला कॉम्बिनेशन है। आईपी अगर असाइन ना हुआ तो 0.0.0 भी नहीं होता। 0 एक नंबर है, पहला कॉम्बिनेशन है, पहला आईपी है, और रिजर्व्ड आईपी है। ये उस वक्त तक आपके ऊपर असाइन रहता है जब तक कि आपको आईपी सर्वर से मिल ना जाए। तो ये DHCP क्लाइंट के लिए रिजर्व्ड आईपी है, सोर्स आईपी है 0.0। तो 0.0.0 कितनी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है? दो जगह। एक डिफॉल्ट राउटिंग के लिए रिजर्व्ड है, और दूसरा DHCP क्लाइंट के सोर्स के लिए, सोर्स आईपी के लिए रिजर्व्ड है। सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ DHCP क्लाइंट, ठीक है जी। क्या लिखेंगे? सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ DHCP क्लाइंट, सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ DHCP क्लाइंट, ठीक है।
तो 0 से शुरू होने वाले 16777-216 आईपी हैं, उनमें से एक का मकसद डिफाइंड है, अब बाकी सारे अनडिफाइंड पड़े हुए हैं। हमारा तो दिल चाह रहा है बाहर जाके वो हड़ताल कर दें, गर्मी बहुत है, इधर ही ठीक है। ठीक है जी, इतने आईपी जाया कर दिए आपने। ठीक है, इसी तरीके से 127 वाले की भी कुछ ऐसी कहानी है। 127 वाले जो एड्रेसेस हैं, 127 से शुरू होने वाले एड्रेसेस, इन्हें भी रिजर्व कर लिया गया है। अच्छा, ये रिजर्व इसलिए कर लेते थे, वो कहते थे देखो यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, ये बातें तो हमें आज समझ आ रही हैं, कल को इनके अलावा कोई और चीज आ गई और उसको आईपी देना पड़ गया तो कहां से आईपी लेके आएंगे, लिहाजा कुछ आईपी बचा लो आने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए। ठीक है, वो अभी तक वो टेक्नोलॉजीज उस स्पीड से आ नहीं रही जितने आईपी उन्होंने रिजर्व करके अपने पास रखे हुए थे। ये जो 127 वाले हैं ना, 2.25 करोड़ आईपी बनता है 16.8 मिलियन वाला, इन सारों को एक खास मकसद के लिए रिजर्व किया गया और उसको नाम दे दिया गया एक खास। ये 127 वालों की बात हो रही है, अगले सफे पे लिख देता हूं, 127 डॉट आगे x.x.x वेरिएबल है। ठीक है जी, इनको रिजर्व किया गया और उसको नाम दिया गया लोकल होस्ट। लोकल होस्ट ये किस काम के लिए रिजर्व्ड है? फॉर लोकल होस्ट। लोकल होस्ट इसका मतलब क्या है, आसान लफ्जों में बताता हूं। जैसे आपने कोई डिबेट करनी हो, कोई ऑडिशन देना हो, आप शीशे के सामने खड़े होकर रिहर्सल करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लोकल होस्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, अपने आप से बात करना। आप कहेंगे क्या मतलब? लेट से ये मेरा एक लैपटॉप या डेस्कटॉप जो इस वक्त आपके सामने है, इसमें दो एप्लीकेशन चल रही हैं। ठीक है जी, एक एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2। सिस्टम एक ही है, इसके अंदर दो एप्लीकेशन चल रही हैं। ठीक है, एप्लीकेशन 1 ने एप्लीकेशन 2 से कम्युनिकेट करना है, एप्लीकेशन 1 ने एप्लीकेशन 2 से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है, यानी सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा। सोर्स भी ये खुद ही है, डेस्टिनेशन भी ये खुद ही है। आमतौर पे क्या होता है, दो एप्लीकेशंस अलग अलग सिस्टम्स में चल रही हैं, तो सोर्स का आईपी अलग है और डेस्टिनेशन का आईपी अलग है, लेकिन इस केस में सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही डिवाइस के ऊपर है, और एक यानी दो एप्लीकेशन एक ही सिस्टम पे चल रहे हैं। इसको कहते हैं लोकल होस्ट की कम्युनिकेशन, यानी आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं ना टेक्निकली। सोर्स और डेस्टिनेशन दो मुख्तलिफ डिवाइसेस तो नहीं है। इस मकसद के लिए इस क्लास के आईपी एड्रेसेस को रिजर्व किया गया है, और इसमें सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला आईपी एड्रेस जो है वो ये है 127.0.0.1, और इसके आगे ये भी लिखा होता है अक्सर, या ये आईपी लिखा होता है या इसके सामने लिखा होता है लोकल होस्ट। मजेदार बात ये है कि जो मकसद इस आईपी का है ना, वही मकसद 127.0.0.2 का भी है। आप चाहे वो यूज कर लें या नीचे वाला इस्तेमाल कर लें, ये पूरे के पूरे 16.8 मिलियन एड्रेसेस इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। पूरी की पूरी क्लास इसके लिए रिजर्व की हुई। हाँ, आगे जाके चेंज कर लेंगे जब उन्हें जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, लेकिन फिलहाल इसी के लिए है। ठीक है, और एक और बात, ये इन 16.8 मिलियन में से एक एड्रेस और है जिसका आगे जाके इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा। एक प्रोटोकॉल है एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अच्छा, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जाने अनजाने इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मेरी डिवाइस है, ये मोबाइल फोन, इसके ऊपर टाइम सेट हुआ हुआ है ना, ये सामने जो डेस्कटॉप चल रहा है इस पे भी टाइम सेट हुआ हुआ है। तो या तो आप सेट कर लेते हैं मैनुअली या स्टैटिकली, टाइम भी डायनामिकली सेट हो सकता है, ऑटोमेटिकली सेट हो सकता है, और हमारे यहाँ जो कुछ भी डायनामिकली होता है वो कोई ना कोई प्रोटोकॉल ही कर रहा होता है। तो डायनामिकली अगर आपने क्लॉक सेट करनी है अपने सिस्टम पे, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज एनटीपी। अच्छा, आप पे टाइम सेट होना है तो कोई करने वाला भी तो होगा ना, एनटीपी सर्वर क्लाइंट मॉडल में ही चलता है, एनटीपी भी सर्वर क्लाइंट मॉडल में चलता है। दुनिया में मुख्तलिफ एनटीपी सर्वर्स होते हैं। ठीक है जी, उनके टाइम को आप स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं, और जो क्लाइंट होता है ना, ये एनटीपी सर्वर होगा एक। ठीक है जी, और बाकी सब का क्या होंगे, एनटीपी क्लाइंट, एनटीपी सर्वर, एनटीपी क्लाइंट। एनटीपी क्लाइंट अपने टाइम को एनटीपी सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज कर लेता है, यानी जो सर्वर का टाइम है ना वही टाइम आप अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं।
जो सर्वर का टाइम है वो टाइम आप अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एनटीपी क्लाइंट अलग डिवाइस होती है आमतौर पर, एनटीपी सर्वर अलग डिवाइस होती है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो गया कि सर्वर भी आप ही हैं और क्लाइंट भी आप ही हैं, यानी एनटीपी सर्वर और क्लाइंट अगर एक ही सिस्टम पे कॉन्फ़िगर्ड हो, तो फिर उसके लिए भी लोकल होस्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए एक खास एड्रेस है, इंशाल्लाह जिस दिन एनटीपी पढ़ेंगे उस दिन उस एड्रेस को भी देख लेंगे और एनटीपी की कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लेंगे। मैंने तो सिर्फ ये बताना था कि एड्रेसेस रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है जी। तो मेरा टॉपिक एनटीपी तो नहीं है, मेरा टॉपिक डीएचसीपी भी नहीं है, तो आपको उलझने की भी जरूरत नहीं है डीएचसीपी की नहीं सही समझ आई या एनटीपी की नहीं सही समझ आई, तो मैंने समझाया भी नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि भाई मुख्तलिफ एप्लीकेशन है जिनके लिए क्लास ए के कुछ एड्रेसेस को रिजर्व कर लिया गया है और वो 0 से शुरू होने वाले एड्रेसेस हैं और 127 से। क्या इन एड्रेसेस को मैं और आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं? नहीं, मेरी और आपकी मर्जी। आप कहेंगे मैं अपने लैपटॉप पे ना 0 से शुरू होने वाला आईपी देना चाहता हूं, नहीं दे सकते। आप कहते हैं मैं अपने लैपटॉप पे 127 से शुरू होने वाला आईपी असाइन करना चाहता हूं, नहीं हो सकता। तो फिर आप कर क्या सकते हैं? आपके लिए कौन से आईपी बचे हैं क्लास ए में? आपके लिए फिर क्लास ए में कौन से आईपी बचे होंगे? दोबारा इस रेंज को देखें, 0 से 127 है ना, तो जो काबिले इस्तेमाल है, जो असाइनेबल रेंज है, जो कॉन्फ़िगरेबल रेंज है, वो फिर 1 से लेकर 126 तक है। 1 से शुरू होने वाले एड्रेस को हम यूज कर सकते हैं, 2 से शुरू होने वाले, 126 से शुरू होने वाले, लेकिन 0 और 127 मैं और आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, क्लास ए की रेंज क्या है? 0 से 127। 0 से शुरू होने वाले आईपी का ताल्लुक किस क्लास से है? ए से। 127 से शुरू होने वाले एड्रेस का ताल्लुक ए से है, वो क्लास ए का लेकिन रिजर्व है। अच्छा, अब क्लास ए की असाइनेबल यूजेबल रेंज क्या है? वो 1 से 126 तक है। ये दो चीजें, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर लोग इतने पक्के हो गए होते हैं, कहते हैं है ही बस 1 से 126, ऐसा नहीं है। क्लास ए की रेंज 0 से 127 है, असाइनेबल रेंज 1 से 126 तक है। असाइनेबल रेंज इज यूजेबल रेंज इज 1 to 126 और टोटल रेंज जो है वो 0 से 127 है। अच्छा, बाकी क्लासेस में इस तरह का मसला नहीं है, और ये तो 1.25 करोड़ आईपी रिजर्व था 0 से शुरू होने वाला और 100। बाकियों में एक आधा आईपी रिजर्व होता है या एक आधा नेटवर्क छोटा सा रिजर्व होता है, ये करोड़ों के हिसाब से आईपी रिजर्व नहीं होते। अब वो जौन से आईपी हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे बताता जाऊंगा। जो मसला क्लास ए के साथ है वैसा बी सी डी वगैरह के साथ नहीं है। इस तरह के करोड़ों एड्रेसेस वहां रिजर्व नहीं है, वो सारे काबिल इस्तेमाल ही है। यानी ये जितने भी नंबर नजर आ रहे हैं ना क्लास बी में, 128 से 191 तक सारे यूज होते हैं, 192 से 223 तक सब इस्तेमाल होते हैं, 224 से 239 तक सब इस्तेमाल होते हैं, 240 से 255 कोई यूज नहीं होते, ये रिजर्व्ड है। अगेन ये तो पूरी क्लास ही रिजर्व्ड है, ठीक है जी। ओके जी, तो और ये आपको ये भी बता दूं ध्यान से जरा, क्लास ई का आखिरी आईपी एड्रेस क्या है, ये जरा आपने ज़हन में रखना है। क्लास ई का आखिरी आईपी एड्रेस, ठीक है जी। मैं अगले पेज पे लिखता हूं, इससे शायद बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्लास ई का पहले तो शुरू करते हैं, सबसे पहले एड्रेस कहां से शुरू हो रही है? 240 से। 240.0.0.0 से ये शुरू होगा जी। क्लास ई का आगाज यहां से होता है, खत्म कहां पे होता है जी? 255.255.255.254। क्लास ई यहां खत्म हो जाती है, ये पहला है, ये आखिरी है, और इसके बाद एक आईपी है 255.255.255.254। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और इसका ताल्लुक क्लास ई से नहीं है। क्लास ई इस जगह पे खत्म हो जाती है, जहां ये खत्म होती है इसके बाद एक आईपी बचा हुआ है जो कि ये है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है आपका, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन की हद तक हमें बात समझ आ गई। अब हम क्लास आइडेंटिफाई इंशाल्लाह कर लिया करेंगे, और जो मेन रिजर्व्ड एड्रेसेस थे उनका भी आइडिया हमें हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक है आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, उसमें भी हमने क्लासिफिकेशन को देखा है।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है जी, उसका टाइटल यहां पे लिख रहा हूं, एंड दैट इज नेटवर्क आईडी। ठीक है जी, अगला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क आईडी का कॉन्सेप्ट, नेटवर्क आईडी का कॉन्सेप्ट। और इसके लिए मुझे काफी छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पहले समझाने पड़ेंगे, फिर नेटवर्क आईडी की भी आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं जी, एक बड़े नेटवर्क को छोटा कैसे करते हैं, यानी नेटवर्क का साइज कैसे चेंज होता है। एक बड़े साइज का अगर नेटवर्क है तो हम छोटे साइज के नेटवर्क पे कैसे जा सकते हैं, बड़ा नेटवर्क छोटा कैसे होता है, उसका ट्रिक समझ लें। हमारे यहाँ जो मोबाइल नंबर्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये पहले भी जिक्र हो चुका है, 11 डिजिट्स का है। कंट्री कोड छोड़ दें तो हम इस तरह से 0300, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर्स लिखे जाते हैं। तो टोटल डिजिट्स बनते हैं 11, ठीक है। और मैं एक नंबर लिख भी देता हूं आपके सामने, 0300, ठीक है, 84643339, 846433। मैंने ऐसे ही रैंडमली एक नंबर लिख दिया है, ठीक है। आपको दिलचस्पी हो तो फोन करके पूछ लीजिएगा। जो साहब, ये नंबर देखा है मैंने कौन सा लिखा है, पहचानते हैं? वेरी गुड, कर ना लीजिएगा इस पे कॉल बस, ठीक। नहीं नहीं नहीं, तो 0300 ये किसी का है नंबर, ठीक है, 030084643339, मैंने एक नंबर लिख दिया। टोटल 11 डिजिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना अब ये पहले वाले नंबर नेटवर्क आईडी को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये जो बाकी है इसको हम यूजर आईडी भी कहते हैं और होस्ट आईडी भी कहते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया यूजर या होस्ट एक ही चीज है, यूजर आईडी कह लें या होस्ट आईडी कह लें, ठीक है। इधर 4 नंबर है और इधर 7, ठीक है, इधर 4 और इधर 7। ये नंबर डेसिमल है या बाइनरी? डेसिमल नंबर है। 0 से 9 के दरमियान ही आपको ये नंबर नजर आते हैं, ये नंबर 0 से 9 के दरमियान ही आपको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। भाई लगता है किसी को फोन कर रहा है, ये वाला चेक कर रहे हो किसका है, कर ना लेना, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, है कुछ भी उम्मीद कर सकते हो इस बंदे से, ठीक है जी। और आप सब इनको जानते हैं, जवाद साहब नहीं है ये, ठीक है। तो ये आप इनको जानते हैं, ठीक है जी। और ये नंबर आपके हर ग्रुप में भी मौजूद होगा व्हाट्सएप वाले में, ठीक है जी। इसका मतलब है कॉर्बेट का ही नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, तो बहरहाल 0300 और उसके बाद ये 4 नंबर हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। तो डेसिमल का मतलब, जरा नेटवर्क आईडी नेटवर्क वाले पोर्शन को देखते हैं। 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 4, तो ये कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? अभी सिखाया था 1000 या 10,000? 10,000, 10,000। अच्छा, ये शुरू कहां से होंगे? 0 0 0 0 और खत्म कहां पे होंगे? 9 9 9 9 1 1 बाइनरी में होता है, ये डेसिमल है। तो ये पहला नंबर ये बनता है और आखिरी ये टोटल 10,000। यानी हमारे यहाँ जो नेटवर्क आईडीज हैं, हमारे यहाँ जो नेटवर्क आईडीज हैं वो कितनी होंगी जी? वो 10,000, 10,000 नेटवर्क आईडीज हो सकती हैं, 10,000 तक नेटवर्क आईडीज हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इनमें से भी कितने नंबर यूज हो गए होंगे, जैसे 0300, 0321, 0345, इस तरह के 30 हो गए होंगे, बढ़िया अंदाजन बता रहा हूँ, ठीक है जी, को 25-30 के करीब हो गए होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास इतनी रेंज पड़ी हुई है, ठीक है। अब इनमें से किसी एक नेटवर्क में, इनमें से किसी एक नेटवर्क में, जैसे कि 0300 को हम पिक कर लें, एक 0300 वाले नेटवर्क में कितने मोबाइल नंबर्स हैं या कितने यूजर हो सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है, यूजर का कोड, यूजर के डिजिट्स कितने हैं? 7, 10 की पावर 7, और आगे फिर एक के आगे कितने जीरो आएंगे? 7 जीरो आएंगे। ये 10 मिलियन या 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ यूजर पर नेटवर्क, 1 करोड़ यूजर पर नेटवर्क, 1 करोड़ यूजर पर नेटवर्क, ठीक है। और ये शुरू कहां से होंगे नंबर? 0 0 0 0, 7 आपके पहले 0 आएंगे और फिर एंड पे 9 आएंगे, 7 के साथ 9, ठीक है जी। ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है जी। तो आपके पास ये 1 करोड़ यूजर बनते हैं, यानी 0300 और आगे यहां से आप शुरू करेंगे और आगे चलते जाएंगे और आखिरी नंबर क्या होगा? ये होगा 1 करोड़। यानी 0300 में कितने यूजर हैं? 1 करोड़।
मैथमेटिकली, हम मैथमेटिकली चल रहे हैं। जाहिर है दुनिया के हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई अथॉरिटी है, जैसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हमारे यहाँ, उनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज होंगी, कुछ हमारी सेलुलर कंपनी जो है उनकी पॉलिसीज होंगी। हो सकता है वो कहें जी ये जितने नंबर हैं हमारी पॉलिसी, हम इनमें से 25%, 40%, 50% रिजर्व करके रखेंगे, आधे यूज करेंगे, वो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। बट मैथमेटिकली ये नंबर 1 करोड़ है, 1 करोड़ यूजर पर नेटवर्क। तो हम तो मैथ्स के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, लेट से ये 0300 वाले 1 करोड़ नंबर अगर बेच दिए जाएं तो ये नेटवर्क तो खत्म हो गया ना। फिर क्या करना पड़ेगा, अगला नंबर, अगला नेटवर्क आ जाएगा 0301, उसमें फिर 1 करोड़ है, वो बिक जाएंगे, फिर 0302। तो इस तरह जैसे जैसे आपके यूजर खत्म होते जाते हैं आप नेटवर्क चेंज करते जाते हैं। जैसे जैसे यूजर बिकते जाएंगे, असाइन होते जाएंगे, हम नेटवर्क्स को चेंज करते चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस नेटवर्क का साइज क्या है, 1 करोड़ यूजर पर नेटवर्क, ये है साइज। नेटवर्क का साइज नंबर ऑफ यूजर से डिफाइन होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि नेटवर्क का साइज नेटवर्क के यूजर से डिफाइन होता है। तो ये नेटवर्क का साइज है। मैं आपको क्या सिखाने लगा हूं, इस नेटवर्क के साइज को छोटा कैसे करते हैं। उसके लिए जनाब टोटल आपके जो डिजिट्स हैं, ठीक है, वो है 11। टोटल डिजिट्स आपके पास 11, ये 11 ही रहेंगे, इसको नहीं आप छेड़ सकते। लेकिन इनकी जो पार्टीशन हुई हुई है, जो अभी फिलहाल किस तरह से है, नेटवर्क के 4 और होस्ट के 7, ये पार्टीशन चेंज की जा सकती है। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम इस पार्टीशन को यूं कर लेते हैं, मैं कहता हूं नेटवर्क के आप 5 कर लें, टोटल अब आपको 11 ही रखना है, टोटल 11 ही रखना है। नेटवर्क के अगर 5 हैं तो होस्ट के रह जाएंगे 6, नेटवर्क अगर 5 होगा तो होस्ट 6 रह जाएगा। इनको ऐड करेंगे, जवाब इधर भी 11 ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो जाएंगे, 10⁵ आपके पहले नेटवर्क थे 10,000, अब 1,00,000 नेटवर्क हो जाएगा। अच्छा, हर नेटवर्क का साइज अब क्या होगा, 10⁶, ये बन जाएगा 10 लाख, 1 मिलियन। 1 मिलियन यूजर पर नेटवर्क, एक नेटवर्क में 10 लाख यूजर हो जाएंगे। आप 1 करोड़ यूजर से कितने पे आ गए हैं, 10 लाख पे। तो नेटवर्क का साइज छोटा हो गया ना जी, लेकिन नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज्यादा हो गए हैं। कोई टेक्निक समझ आई नेटवर्क का साइज कैसे छोटा होता है। नेटवर्क्स की तादाद बढ़ा दो, नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ यूजर्स पर नेटवर्क खुद ब खुद कम हो जाएंगे। नेटवर्क्स की तादाद बढ़ा दें, नंबर ऑफ यूजर्स पर नेटवर्क, ये तो सादा सी बात है। जिस तरह अगर यहाँ पे एक ही कंपनी हो, लेट से जायज हो, तो सारे यूजर उसके होंगे। 50 कंपनियां खुल जाएं तो सारे यूजर तकसीम हो जाएंगे, तो हर नेटवर्क में थोड़े थोड़े यूजर आ जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है। तो नेटवर्क्स की तादाद ज्यादा करने से नंबर ऑफ यूजर्स पर नेटवर्क कम हो जाते हैं। और साइज चेंज करना और कर लें, नेटवर्क के डिजिट 6 कर दें, होस्ट के आपको 5 करने पड़ेंगे। तो 10⁵ 1,00,000, 1,00,000 यूजर रह जाएगा पर नेटवर्क, 1,00,000 यूजर पर नेटवर्क। और नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 10 लाख, 1 मिलियन। 1 मिलियन नेटवर्क हो जाएगा और नंबर ऑफ यूजर्स पर नेटवर्क सिर्फ रह जाएंगे 1,00,000। तो नेटवर्क का साइज छोटा करने की ट्रिक समझ आ गई है। नेटवर्क्स बढ़ा दो, साइज खुद ही छोटा हो जाएगा। यही तरीका यहां पे अयाना ने क्लास ए, बी और सी के केस में किया है। किसी और क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट था कि एक ही मकसद के लिए 3 क्लासें बनी हो, नहीं, सिर्फ यूनिकास्ट के केस में 3 क्लासेस हैं। और उसका मकसद क्या था, बड़ा नेटवर्क, दरमियाना नेटवर्क और छोटा नेटवर्क, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। ये मसला किसी और क्लास के साथ नहीं है, सिर्फ ये यूनिकास्ट वाली क्लासेस के साथ है। और हमने यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिए थे आपके लिए इससे पिछले सफे के ऊपर कि भाई लार्ज नेटवर्क में का मतलब ये है इतने यूजर होंगे, मीडियम में इतने और स्मॉल में। मैंने आपको कहा था ये नंबर अभी तो आप पे मुसल्लत किए जा रहे हैं, कुछ देर में आप इसकी कैलकुलेशंस भी समझ लेंगे। ठीक है। तो ये डिवीजन हमें अयाना ने करके दिया, और अयाना ने ये डिवीजन कैसे करके दिया आपको समझाता हूं। जिस तरह आपका मोबाइल नंबर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है, हमारा आईपी एड्रेस भी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ होता है। पहला हिस्सा हमारे पास भी नेटवर्क आईडी होता है और दूसरा हिस्सा यूजर आईडी या होस्ट आईडी होता है। अयाना ने हमें क्या तकसीम करके दिया है, मैं यहाँ पे लिखने लगूं जी आपके लिए। क्लास ए, बी और सी
लार्ज नेटवर्क, मीडियम नेटवर्क और स्मॉल नेटवर्क। नेटवर्क बड़े से छोटा कैसे होता है ये ट्रिक आपको पता लग गया हुआ है। अयाना ने भी वही तरीका इस्तेमाल किया है। अयाना कहता है जी आईपी एड्रेस को लिखा जाता है 4 ऑक्टेट्स यानी 32 बिटों के अंदर। तो अयाना कहता है जी तकसीम कुछ यूं होगी, क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट है, क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट है यानी पहली 8 बिटें वो नेटवर्क को डिफाइन करेंगी। क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए हैं। क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए हैं। तो फिर होस्ट की सूरत हाल क्या होगी? क्लास ए में होस्ट के ऑक्टेट 3 हो जाएंगे यानी बाकी जो बचा है वो होस्ट का। क्लास बी में होस्ट के ऑक्टेट्स 2 और क्लास सी में होस्ट का ऑक्टेट सिर्फ 1। साफ नजर आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आए तो नेटवर्क वाला हिस्सा फैलता जा रहा है, होस्ट सुकड़ता जा रहा है। ठीक है जी, नेटवर्क बढ़ रहा है और होस्ट कम हो रहा है। नीचे से ऊपर जाए तो आप उल्टा कह देंगे कि नेटवर्क छोटा हो रहा है और होस्ट का हिस्सा फैलता जा रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन इस तरह भी तो लिखी जा सकती है कि क्लास ए में नेटवर्क बिट्स 8 है, पहले ऑक्टेट का मतलब 8 बिट है, और होस्ट बिट्स 8 जमा 8 जमा 8 24। टोटल कर लें इन दोनों का जवाब क्या आएगा? 32। उधर आपने 11 डिजिट में रहना होता था, यहाँ पे 32 बिटों में रहना होगा। आईपी एड्रेस 32 बिटों से ज्यादा का नहीं हो सकता, तो बिटें टोटल 32 ही रहेंगी। क्लास बी में क्या किया जी जरा देखें, नेटवर्क की बिटें कितनी होंगी? 8 जमा 8 16, और होस्ट की 8 जमा 8 16, वो भी 16, तो टोटल करेंगे तो जवाब 32 आएगा। क्लास सी में 8 जमा 8 जमा 8, नेटवर्क बिट्स की तादाद 24 और होस्ट की 8। ठीक है जी, आपके पास बिट्स आ गई हैं। जब बिट्स आ जाए, बिट से क्या बनते हैं? कॉम्बिनेशंस। बिट से बनते हैं कॉम्बिनेशन। अब आप कहेंगे सर सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई करें, क्लास ए के लिए 2 की पावर 8 करें तो ये पता लग जाएगा कि क्लास ए में नेटवर्क कितने हैं, और 2 की पावर 24 करें तो ये पता लग जाएगा कि क्लास ए के एक नेटवर्क में आईपी कितने हैं या यूजर कितने हैं। ऐसे ही है ना जिस तरह वहां किया था आपने, नेटवर्क की डिजिट्स 10 की पावर करते थे और होस्ट के लिए 10 की पावर होस्ट की बिटें कर देते थे। तो वही चीज यहाँ पे अब 2 की पावर होगी क्योंकि बिटें हैं। ठीक है जी, तो इधर 2 की पावर 16 और 2 की पावर 16 करने से नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ यूजर पर नेटवर्क आ जाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है, मैथमेटिकली तो सीधा सीधा हिसाब यही है, लेकिन बात वही है कि अंदर कुछ नंबर्स रिजर्व्ड भी होते हैं, कुछ नंबर छुपे होते हैं जिन्हें हमें माइनस करना पड़ेगा ना, जिन्हें छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपके ऊपर फॉर्मूला लिख के मुसल्लत कर दूं कि ये फॉर्मूला याद कर लें, वो फिर याद रहेगा नहीं। ठीक है जी, हम सबसे पहले उन रिजर्व्ड नंबरों को ढूंढ लेते हैं जिन्हें हमने माइनस करना है। आप सोच ठीक रहे हैं, 2 की पावर वाला फॉर्मूला लगा लें, जवाब आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कुछ नंबर जो रिजर्व्ड हैं उन्हें माइनस भी करना पड़ेगा, तो जरा रिजर्व्ड नंबर दरमियान से पहले तलाश कर लेते हैं। आपको पता तो लग गया ना कि क्लास ए बी सी की डिवीजन क्या है, बेसिकली नेटवर्क का हिस्सा कितना होता है और होस्ट का। और एक चीज ये भी याद रखें, ये रूल है हमेशा नेटवर्क पहले होस्ट पोर्शन बाद में आता है। इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। आईपी एड्रेस एक कॉन्टिन्यूटी में लिखा जाता है जिसमें नेटवर्क बिट्स हमेशा पहले होस्ट बाद में। कभी ऐसा नहीं हो सकता थोड़ी सी नेटवर्क की बिटें फिर थोड़ी सी होस्ट की बिटें फिर नेटवर्क की बिटें और फिर होस्ट, नहीं, जितना नेटवर्क है वो पहले आएगा और जितना होस्ट है वो हमेशा एंड पे जाएगा। ठीक है, इस डिवीजन को देखते हुए, इस डिवीजन को सामने रखते हुए मैं आपको जो कॉन्सेप्ट अब सिखाने जा रहा हूं वो ये है जिसकी हेडिंग दी थी, नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी, ठीक है। मेरे पास यहाँ जवाद साहब बैठे हुए हैं, जवाद साहब समझ गए होंगे। ठीक है, मैं जवाद भाई से पूछता हूँ अपना मोबाइल नंबर बताएं, तो जवाद भाई अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, बता दें। वैसे तो आप सबको पता ही है, आप ग्रुप में ही है ना, तो इसमें ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, 0340007512। मैंने इनसे मोबाइल नंबर पूछा, इन्होंने मुझे कितने डिजिट्स बताए? पूरे 11, और उस 11 में इनका नेटवर्क वाला हिस्सा भी शामिल था और होस्ट वाला भी। यानी जब भी हम किसी से मोबाइल नंबर पूछते हैं वो पूरे 11 डिजिट बताता है। सिमिलरली जब आप किसी का आईपी पूछेंगे या आईपी लिखेंगे वो पूरी 32 बिटें बताएगा। ठीक है, अब मैं जवाद भाई से सवाल पूछता हूँ, आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसकी नेटवर्क आईडी क्या है? 0334। ठीक है, या ये यूफोन का है, या ये भी कह सकते थे यूफोन, या ये कह सकते थे 0334। अच्छा, मैंने जब इनकी नेटवर्क आईडी पूछी है
मैंने जब इनकी नेटवर्क आईडी पूछी है तो इन्होंने सिर्फ 0334 बताया, इन्होंने होस्ट पोर्शन को मेंशन नहीं, उड़ाई दिया, सारा जीरो कर दिया होस्ट, सिर्फ नेटवर्क वाला हिस्सा बताया। हमारी आईपी एड्रेसिंग की दुनिया में भी नेटवर्क आईडी और आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट इसी तरह से है। जब आईपी एड्रेस लिखा जाता है, जब आईपी एड्रेस लिखा जाता है, अच्छा मैं आपको ना वार्निंग दे रहा हूं, आप कुछ ही लम्हों में गहरी नींद में जाने वाले हैं, तो मैंने आपको रोक लिया है, अब आप बच गए हैं, अब आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। वरना आपने सो जाना तो फिर मैंने आपको उठाना नहीं था, क्योंकि मेरा उसूल है सोए हुए बंदे को नहीं उठाना, ठीक है। तो सोने से पहले मैंने आपको बचा लिया है, बच गए आप, ठीक है जी। अच्छा ट्रीट बनती है इस पे, ऐसे नहीं फिर, ठीक है जी। शुक्र है आजकल किसी को ऐसी नींद नहीं आई कि वो दोबारा जाग ही ना सका हो, ठीक है जी। तो बहरहाल ये जो है हम बात कर रहे थे जी अब नेटवर्क आईडी के कॉन्सेप्ट पे। तो आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी को कैसे लिखा जाता है उसकी एग्जांपल समझ लें, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जी, सबकी तवज्जो जरा चाहिए। एक आईपी लिख रहा हूं 192.168.4.2, 192.168.4.2 वैलिड आईपी है, ठीक है जी। 4 ऑक्टेट है, 0 से छोटा कोई नहीं, 255 से बड़ा कोई नहीं है, और पहला ऑक्टेट 192 है जो कि क्लास सी में है। वो आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा हमें, मैं बता रहा हूँ क्लास सी। तो क्लास सी का रूल ऊपर ही लिखा हुआ है सामने, यानी अब हम इस आईपी को किसी और ही नजरिए से देख रहे हैं, यानी अब हमें ये पता लग रहा है इसके पहले 3 ऑक्टेट जो है ना, ये तो इसके नेटवर्क को डिफाइन कर रहे होंगे, इसकी नेटवर्क आईडी होंगे, और ये जो इसका आखिरी ऑक्टेट है ये इसकी होस्ट आईडी या यूजर आईडी है। होस्ट आईडी या दोनों इकट्ठे हो जाए तो आईपी बन जाता है, ठीक है जी, दोनों इकट्ठे हो जाए तो आईपी। और आप गौर करें पहले नेटवर्क बाद में होस्ट, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में लिखा हुआ है। तो किसी का आईपी एड्रेस लिखें, पूछें या बताएं तो दोनों इससे बताने पड़ते हैं, नेटवर्क भी और होस्ट भी। लेकिन अगर मैं कहूं इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी क्या है, तो इसकी नेटवर्क आईडी बता दें 192.168.4, बस यहां तक है। इसकी नेटवर्क आईडी 192.168.4 तक है। तो हमें तो यही लग रही है। अब हम होते कौन है, हमने कौन से आईपी खुद बनाए में, जो करता है अयाना करता है। अयाना ने में नेटवर्क आईडी लिखने का भी तरीका बताया, वो कहता है तुम्हारी जरूरत कैसे हुई अपनी मर्जी से नेटवर्क आईडी लिखने की, मैं बताऊंगा कि आपने नेटवर्क आईडी कैसे लिखनी है। अयाना कहता है जी नेटवर्क आईडी को भी 32 बिटों के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, यानी नेटवर्क आईडी लिखने के लिए भी आप कितनी बिटें इस्तेमाल करेंगे, 32, ठीक है। अभी आपने कितनी लिख दी है, 24, आखिरी ऑक्टेट बाकी है, लेकिन वो आखिरी ऑक्टेट होस्ट वाला है। तो नेटवर्क आईडी लिखने के लिए याद रखिएगा होस्ट बिट्स को, जितनी भी होस्ट बिट्स हैं, इस केस में 8 हैं, आपने उन्हें 0 कर देना है। खानापुरी के लिए सबसे अच्छा नंबर क्या होता है, फिल करने के लिए 0, ठीक है जी, तो 0 सबसे अच्छा नंबर है, ठीक है। तो आपने नेटवर्क आईडी लिखने के लिए होस्ट पोर्शन को 0 कर देना है, होस्ट की जितनी भी बिट्स हैं उनको आप क्या कर देंगे, 0, ठीक है। जब आप 0 कर देंगे तो इधर क्या आएगा, 0। यानी नेटवर्क आईडी लिखने का क्या तरीका है, नेटवर्क बिट्स लिख दो, नेटवर्क का पोर्शन जैसे है वैसे लिख दो, और होस्ट की जगह 0 फिल कर दो होस्ट वाले हिस्से में, ताकि 32 बिटें पूरी हो जाए। अच्छा अब आपके सामने अगर ये लिखा हो 192.168.4.0 और मैं आपसे पूछूं जी क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है, आप कहेंगे है, क्योंकि 4 ऑक्टेट है, 0 से छोटा कोई नहीं है, 255 से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हमें पता है ये नेटवर्क आईडी है, आईपी एड्रेस नहीं है। हमें पता है कि ये आईपी एड्रेस नहीं लिखा हमने, तो नेटवर्क आईडी लिखी है। तो आईपी एड्रेस और नेटवर्क आईडी की शक्ल में कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो अयाना कहता है जब आप नेटवर्क आईडी लिखो ना तो एंड पे लगाओ एक फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपकी जितनी नेटवर्क की बिट्स हैं, इसमें नेटवर्क की बिटें कितनी है, 24, आपने वो बिट्स मेंशन कर देनी है कि इसमें नेटवर्क बिट्स 24 है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश के आगे जब नेटवर्क बिट्स लिखी होंगी उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आईपी एड्रेस नहीं लिखा हुआ बल्कि नेटवर्क आईडी लिखी हुई है, आईपी एड्रेस नहीं लिखा हुआ बल्कि नेटवर्क आईडी। और दूसरा सबसे अहम रूल, अगर उसमें होस्ट बिट्स 0 हैं तो वो आईपी एड्रेस हो ही नहीं सकता, वो नेटवर्क आईडी होगी, क्योंकि इट्स अ रूल। होस्ट बिट्स अगर 0 हो तो वो नेटवर्क आईडी होती है, वो आईपी नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके सामने जी क्लास सी के एक एड्रेस की नेटवर्क आईडी लिखी हुई है, ये क्लास सी के एक एड्रेस की नेटवर्क आईडी लिखी हुई है।
नेटवर्क आईडी का आप गौर करें तो दो हिस्से बन रहे हैं, एक ये वाला, ठीक है जी, नेटवर्क आईडी में एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये /24 वाला है, ऐसे ही है। पहले नेटवर्क आईडी में ये 192.168.4.0 अलग और /24 अलग। ये पहले वाले हिस्से को कहते हैं प्रीफिक्स या नेटवर्क प्रीफिक्स, बोथ आर फाइन, ठीक है जी। प्रीफिक्स या नेटवर्क प्रीफिक्स एक ही चीज है। पहला हिस्सा प्रीफिक्स, ठीक है जी, पहला हिस्सा प्रीफिक्स, और ये /24 को कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ, प्रीफिक्स लेंथ। तो नेटवर्क आईडी लिखने का तरीका क्या है, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, बाद में प्रीफिक्स लेंथ लिखी जाती है, प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स लेंथ। तो आपका ये प्रीफिक्स जो है वो 24 बिट का, वाकई नेटवर्क की बिटें तो इसमें 24 ही है, तो नेटवर्क प्रीफिक्स आपका 24 बिट का है। पहला हिस्सा प्रीफिक्स और दूसरा हिस्सा प्रीफिक्स लेंथ। ये एग्जांपल है क्लास सी की। एक एग्जांपल और देखते हैं, क्लास ए बी को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। 172.16.0.2 क्या वैलिड आईपी है? हाँ जी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड आईपी एड्रेस है। इसका ताल्लुक किस क्लास से है? क्लास बी। वो टेबल हम देखेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि पहला ऑक्टेट जो है वो हमें ये बता रहा है कि ये क्लास बी की रेंज में, तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ये पिछले पेज पे क्लास बी की डिवीजन क्या लिखी हुई है, नेटवर्क की भी 16 और होस्ट की भी 16, नेटवर्क बिटें भी 16 और होस्ट की बिटें भी 16। तो ये जनाब आपका नेटवर्क वाला हिस्सा आ गया और ये आ गया होस्ट पोर्शन जो कि अगेन 16 बिट का है, ठीक है। चूंकि ये आईपी है इसलिए इसमें दोनों चीजें हैं। इसका ताल्लुक किस नेटवर्क के साथ है, इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी क्या है, तो जरा वो लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 172.16, भाई नेटवर्क आईडी तो इसकी ये है, लेकिन अयाना ने हमें लिखने का एक प्रॉपर तरीका सिखाया है। वो क्या कहता है, नेटवर्क आईडी लिखने के लिए बिटें पूरी 32 होंगी और जो होस्ट पोर्शन है ना आपका जितना भी है, हमारा होस्ट पोर्शन कितनी बिटों का? 16। वो कहता है अब 16 की 16 बिटों को जीरो कर दें, उनमें कुछ बिटें पहले भी जीरो हो सकती हैं और जो नहीं है उनको आप खुद से जीरो कर दें। तो मैं इन सारों को अगर जीरो कर दूंगा तो ये क्या बनेगा? 0.0 और एंड पे स्लैश और ये वाला 16 जो नेटवर्क की बिट है, ये आपका नेटवर्क प्रीफिक्स है और ये नेटवर्क प्रीफिक्स की लेंथ है, प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स लेंथ। तो ये क्लास बी के एक आईपी की नेटवर्क आईडी, यानी हम ये कह सकते हैं ऊपर वाले आईपी एड्रेस का ताल्लुक इस नीचे वाले नेटवर्क के साथ है। जैसे आप कहते हैं ना 0300 है मेरी नेटवर्क आईडी, 0321 है मेरी नेटवर्क आईडी, उसी तरीके से ऊपर वाले आईपी का ताल्लुक इस नीचे वाले नेटवर्क के साथ है। इसी तरीके से जरा क्लास ए को भी देख लेते हैं। क्लास ए का मैं एक आईपी लिख लेता हूं, लेट से 5.6, यहां पे नहीं लिखता क्योंकि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं शायद उन्हें देखने में मुश्किल पेश आती हो, ऊपर वाले हिस्से में इसको लिख लेते हैं जी। 5.6.7.8 वैलिड आईपी है, बिल्कुल वैलिड है। इसका ताल्लुक किस क्लास से है? ए से, ठीक है। क्लास ए के लिए पिछले सफे पे लिखा हुआ था कि इसमें पहला ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, बाकी होस्ट के होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी नेटवर्क आईडी फिर क्या है? 5 डॉट होस्ट वाला सारा पोर्शन आपने क्या कर देना है? 24 बिटें सारी जीरो कर दें, 0.0.0 स्लैश नेटवर्क की बिटें इसमें 8 हैं। नेटवर्क बिट्स लिखनी होती हैं, होस्ट नहीं, तो इसमें नेटवर्क बिट्स आप देखें कितनी है? 8, ठीक है जी। तो नेटवर्क की बिटें इसमें 8 है, तो 5.0.0.0/8 इस ऊपर वाले आईपी एड्रेस का ताल्लुक इस नेटवर्क के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद क्लास ए बी और सी इनका कोई भी आईपी आपके सामने लिख दिया जाए तो आप उनकी नेटवर्क आईडी लिख सकते हैं। चलें एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पे मैं कहता हूं जी 192.168, बल्कि इसको भी छोड़ें, यूं कर लेते हैं, थोड़ा नंबर चेंज करते हैं, 200.100.50.1 वैलिड आईपी एड्रेस है, ठीक है जी। और पहला ऑक्टेट सी, पहला ऑक्टेट बता रहा है क्लास सी, तो ये क्लास सी का एक वैलिड आईपी है। इसका ताल्लुक किस नेटवर्क के साथ है? 200.100.50. पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क के वो लिख दिए, आखिरी होस्ट वाला है उसमें आप जीरो कर देंगे, /24,
ठीक है। इसी तरह चलें ये बताएं 1.2.3.4 1.2.3.4 ठीक है जी। और इसका ताल्लुक क्योंकि क्लास ए से है तो पहली 8 बिटें नेटवर्क की हैं, बाकी सारा होस्ट है। तो नेटवर्क आईडी क्या होगी 1.0.0.0/8 ये इसकी नेटवर्क आईडी बनती है। अब तो मुझे यकीन है, उम्मीद तो थी पहले, अब यकीन भी है कि आप किसी भी आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी बता देंगे। वैसे इम्तिहान में सवाल होना चाहिए ऐसा कि एक आईपी लिखा हो और आपसे पूछा जाए इसकी नेटवर्क आईडी बताओ, तो नीचे दी गई ऑप्शन में से जो सही वाली नेटवर्क आईडी होगी वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक सवाल ये भी बनता है। अब ये मुझे कल तक याद रहे, ये ना मैं कल भूल जाऊं, कर मेरा दिल करे कोई और आईपी, क्योंकि पेपर तो मैंने कल ही बनाना है आपका। ठीक है, तो आप कहेंगे हम ही याद करा देंगे आपको। ठीक है, 6 सवाल, 6 नंबर तो जी पक्के। ठीक है, बस 2 और चाहिए आपको। ठीक है भाई, 2 क्यों 10 क्यों नहीं, पूरे 10 होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे अहम सवाल, आप कहेंगे सर आपने जब हमें आईपी एड्रेस लिखना सिखाया ना, ऐसे लिखते हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई, सेंस ऑफ अचीवमेंट हुई कि हमें पता था आईपी एड्रेस क्या होता है और उसको ऐसे लिखते हैं। जब सीखा तो कुछ लगा कि वो चीज सीख ली। अब आपने हमें नेटवर्क आईडी लिखना सिखाई है, तो सवाल ये नेटवर्क आईडी का फायदा क्या है, इसके साथ करना क्या हमने? आईपी एड्रेस का तो पता है ना क्या करना होता है। नेटवर्क आईडी ऐसे लिखी जाती है तो क्या करें फिर? ऐसे लिखते हैं तो क्या करें, इससे हमें क्या फायदा होगा? प्रैक्टिकली इस नेटवर्क आईडी ने हमारे काम कहां पे आना है? प्रैक्टिकली ये नेटवर्क आईडी हमारे काम कहां पे आएगी? चलें जी, अब आपको ये समझाते हैं कि नेटवर्क आईडी का फायदा क्या है। ठीक है, बल्कि एक स्टेटमेंट में दे दूं, ये जो राउटिंग नाम का सब्जेक्ट है ना, राउटिंग बहुत बड़ी चीज है जी राउटिंग। ठीक है, राउटिंग का सारी कहानी घूमती ही नेटवर्क आईडी के गिर्द है। ठीक है जी, राउटिंग टेबल चाहे स्टैटिकली एंट्रीज हो या डायनेमिकली, तो सारी राउटिंग का दारोमदार इस नेटवर्क आईडी के ऊपर ही है। तो जरा इसको सीख लेते हैं कि ये हमारे कैसे काम आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक डायग्राम बनाई थी, जब मैं आपको राउटर स्विच और हब का डिफरेंस बता रहा था, तो चौथा फर्क मैंने जब आपको बताया था तो उसमें मैंने आईपी में आते नहीं थे तो हमने मोबाइल नंबर्स को यूज किया था, याद है? लास्ट लेक्चर की लास्ट बात यही थी, आखिरी पॉइंट, चौथा फर्क राउटर स्विच और हब में जो था वो यही लिखा था, और हमें आईपी ना आने की वजह से मोबाइल नंबर यूज करने पड़े थे। और वहां पे हमने देखा था राउटर कहाँ लगता है, डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान, हब और स्विच इस्तेमाल होता है सेम नेटवर्क के लिए। ठीक है जी, तो आज अब आईपी एड्रेसिंग सीख लिया है, अपनी नेटवर्क आईडी सीख लिया है, तो इतना तो बनता है कि अब हम जरा उसी एग्जाम्पल को अपने आईपी एड्रेसेस के साथ भी रिपीट कर लें। ठीक है, तो ये जी मैं आपके सामने एक वही बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी, कोई कैंपस है जी, कैंपस एरिया नेटवर्क, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी स्टोर, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर 2 बिल्डिंग्स हैं या 2 ब्लॉक्स अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, और उनके अंदर एक छोटा सा नेटवर्क मौजूद है। एक को हम बिल्डिंग ए और एक को बिल्डिंग बी कह देते हैं, बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी। कुछ यूजर्स यहां पर हैं, कुछ यूजर्स बिल्डिंग बी में मौजूद हैं। बिल्कुल सही हो गया। आज अब इनको इनके आईपी एड्रेस असाइन करने लगे हैं, आज इनको आईपी देते हैं। लेट से मैं कहता हूं इसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, इसका आईपी है 1.1.1.2, इसका आईपी है 1.1.1.3, इसका आईपी है 1.2.1.1, इसका 1.2.1.2 और इसका 1.2.1.3। ठीक है जी, 1.2.1.3 बिल्कुल ठीक हो गया। आईपी असाइन करने थे, आईपी असाइन कर दी। सिर्फ बिल्डिंग ए वाले तीनों को जरा पहले गौर से देखें, क्लास कौन सी है? ए। इनकी नेटवर्क आईडी अगर निकालनी हो तो सिर्फ पहला ऑक्टेट ही कंसिडर होगा ना, पहला ऑक्टेट। ये बिल्डिंग ए वालों की नेटवर्क आईडी क्या है? 1.0.0.0/8। चूंकि इन तीनों का ताल्लुक सेम नेटवर्क से है, लिहाजा इनको कनेक्ट करने के लिए आपको हब या स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जवाद भाई आपको तो नहीं बुला रहा? ठीक है, उन्हें मना कर दें, आइंदा इस तरह क्लास में आपको ना बुलाया करें। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये आपके सामने 3 मैंने यूजर यहां पे लिख दिए। ठीक है, और हब या स्विच, हब या स्विच। ठीक है जी, और इनको हब या स्विच की मदद से आप आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं, हब या स्विच की मदद से इन्हें आप आपस में कनेक्ट
कर सकते हैं। तो इन तीनों की नेटवर्क आईडी जो है वो ये है, इन तीनों की नेटवर्क आईडी ये बनती है। अच्छा, अब आप बिल्डिंग बी वालों को कंसिडर करें, बिल्डिंग बी वालों को, ये जनाब आपके बिल्डिंग बी के 3 यूजर, इनका ताल्लुक भी क्लास ए से है। इन तीनों की भी नेटवर्क आईडी 1.0.0.0/8 बन रही है, यानी सेम नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं। तो इन तीनों को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, हब या स्विच। ठीक है जी, इस तरीके से आप इन तीनों को आपस में कनेक्ट करा देंगे। बिल्डिंग ए वाले आपस में तीनों कम्युनिकेट कर लेंगे, बी वाले आपस में। अब मैं ये चाहता हूं दोनों बिल्डिंग के यूजर्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। फिजिकली ना फिजिकली दे आर टू डिफरेंट नेटवर्क्स, फिजिकली दो अलग नेटवर्क है, बट लॉजिकली दे आर सेम। अच्छा, ये लॉजिकली का क्राइटेरिया क्या है, नेटवर्क आईडी देखनी है। इन दोनों की नेटवर्क आईडी सेम है। बिल्ड ये 6 आपके सामने आईपी लिखे हुए हैं, 6 की नेटवर्क आईडी बिल्कुल एक ही है। तो लॉजिकली दे आर सेम। फिजिकली डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिकली देखना होता है नेटवर्क सेम है या डिफरेंट। इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए, इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए किसी राउटर की जरूरत नहीं है। आप एक केबल की मदद से इन दोनों स्विचेस को या हब को आपस में कनेक्ट कर देंगे। केबल कौन सी होगी, कनेक्टर कौन से होंगे, ये सब सीख जाएंगे आप कुछ दिनों में। तो एक केबल की मदद से आपने इन दोनों स्विचेस को या हब्स को आपस में, या एक तरफ स्विच और एक तरफ हब, उनको आप आपस में कनेक्ट करवा देंगे और ये सारे के सारे यूजर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। अब मैं एक छोटा सा फर्क डालने लगा हूं इसमें, दोनों में से किसी भी एक साइड पे। ये बिल्डिंग बी में ना जो पहला ऑक्टेट है उसको मैंने 1 की बजाय क्या कर दिया है, 11। 1 था ना, मैंने चेंज करके 11 कर दिया। ठीक है, तो नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी, वो भी 11 हो जाएगी। पहले 1.00 था, अब 11.00 हो गया। बिल्डिंग बी वाले तीनों की आपस में तो नेटवर्क आईडी सेम है ना, तो उन्हें तो आप हब या स्विच से कनेक्ट करेंगे। लेकिन बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी वालों की अब नेटवर्क आईडी आपस में सेम नहीं है, वो क्लास सेम है, वो भी क्लास ए है, ये भी क्लास ए है, लेकिन क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क आईडी तो डिफरेंट है। एक की नेटवर्क आईडी 1.000 है और दूसरे की 11.00 है। डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए दरमियान में आपको लगाना पड़ेगा राउटर। डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए दरमियान में राउटर, और राउटर की पोर्ट्स होंगी ना जिससे आप कनेक्ट करेंगे। लेट से मैं कहता हूं ये इसकी पोर्ट 1 और ये इसकी पोर्ट 2, राउटर की पोर्ट 1 और राउटर की पोर्ट 2, दो पोर्ट्स आपने इस्तेमाल किए हैं, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब यहां तक तो साथ है, कोई मैंने ऐसी बात नहीं की जो कुछ नहीं हो। पहले भी ये डिस्कस हुआ था कि डिफरेंट नेटवर्क में राउटर लगता है, सेम में स्विच। अब जो आपका असल सवाल था कि वो जो नेटवर्क आईडी है उसका हमने करना क्या, हमें क्यों सिखा रहे हैं आप। राउटर को का ताल्लुक नेटवर्क लेयर से, और नेटवर्क लेयर के बारे में मैंने कहा था इट इज जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस। तो असल में डाकखाना तो राउटर हुआ ना, फिर डिवाइस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका राउटर है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में नक्शा बना हुआ है मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे जाने का बेहतरीन रास्ता। नेटवर्क लेयर में यही होता है ना, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस में मैप लगा हुआ है, जैसे जिस बिल्डिंग में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इसका एड्रेस है 11A ब्लॉक D1 गालिब रोड गुलबर्ग 3 लाहौर। तो क्या वहां पे ये 11A ब्लॉक D1 गालिब रोड पे जाने का मैप होगा कि डाकखाने से इस घर तक जाने का ये बेस्ट पाथ है? अगर ये मैप है तो फिर हमारे हमसाये के लिए एक अलग मैप लगा होगा, उससे आगे वाले के लिए अलग। यहाँ पे मैं कहता हूँ इस ब्लॉक के अंदर अगर कोई 500 घर है तो 500 नक्शे लटके होंगे। ठीक है, फिर तो इस शहर में अगर कोई करोड़ों लोग बसते हैं, हजारों लाखों करोड़ों घर है, तो हर घर का नक्शा लटका होगा वहां पे। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा ना। एक तो इतने नक्शे जो है वो वहां पे लगाए नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरा अगर उस नक्शे में लुकअप, राउटिंग लुकअप याद है, राउटिंग लुकअप। ठीक है जी, पैकेट आता है, राउटर पूछता है कहाँ जाना है, फिर वो राउटिंग लुकअप करता है। तो वो राउटिंग लुकअप जब करेगा तो क्या होगा जी, उसमें रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। तो इतने लाखों नक्शों में से एंट्री ढूंढने में वक्त भी फिर ज्यादा लग जाएगा, और ये लाखों एंट्रियां स्टैटिकली भी एंटर हो सकती हैं और डायनामिकली भी। तो स्टैटिकली में ये काम किसने करना होता है, हम तो नहीं कर सकते। लाखों एंट्रियां, करोड़ों एंट्रियां हम तो ऐड नहीं कर सकते। आप कहेंगे भी डायनामिकली करा लें, डायनामिकली में राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, तो प्रोटोकॉल तो रिसोर्सेज यूज करेगा, तो रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू हो जाएगा। दोनों सूरतों में बात समझ से बाहर है। ठीक है जी,
तो फिर क्या करें, याद रखें राउटर का जो राउटिंग टेबल या डाक खाने में जो नक्शा ना वो इस तरह से होता है। मॉडल टाउन जाने का बेस्ट पाथ, फैसल टाउन जाने का बेस्ट पाथ, गुलबर्ग आने का बेस्ट पाथ, डीएचए जाने का बेस्ट पाथ, डीएचए जाने का बेस्ट पाथ। राउटर के राउटिंग टेबल में या डाक खाने में इन इलाकों तक जाने का बेस्ट पाथ होता है, वहां के एक एक घर तक पहुंचने का बेस्ट पाथ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, राउटर के राउटिंग टेबल में किसी एक नेटवर्क पे जाने का बेस्ट पाथ होता है, उसके एक एक आईपी तक जाने का बेस्ट पाथ नहीं होता। इसका मतलब है ये जो दरमियान में आप राउटर देख रहे हैं, इसका असल में राउटिंग टेबल होगा क्या, इसमें टोटल 2 एंट्रीज होंगी। इसमें लिखा होगा 1.0.0.0/8 इस नेटवर्क पे जाने का बेस्ट पाथ, और 11.0.0.0/8 इस नेटवर्क पे जाने का बेस्ट पाथ। और बेस्ट पाथ बताने का बेहतरीन रास्ता बताने का बेहतरीन तरीका लास्ट टाइम बताया था आपको, आउटगोइंग इंटरफेस। लास्ट टाइम ये बात हुई थी, आ जाएगी याद आपको थोड़ी देर में, ठीक है जी। मैंने कहा था बेहतरीन रास्ता बताने का बेहतरीन तरीका ये होता है राउटर की किस पोर्ट से बाहर निकलना है। आप बताएं, ये याद है ना ये बंदा कौन है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला उस्मान भाई नहीं है। अपना डाकिया आईपी, आईपी अलग है, उस्मान अलग है। जहां हमें उस्मान की जरूरत पड़े, उस्मान ही है ना, 1 MBPS, ठीक है जी। तो वो कहेगा मैंने अपनी बैंडविड्थ ही चेंज करा लिया, जब करा लोगे तो हमें भी अपडेट कर देना, ठीक है जी। अच्छा, तो उसके बाद ही ये वो आईपी है अपना डाकिया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा था इसको हम यही बता सकते हैं कि भाई पोर्ट 1 से बाहर जाना है या पोर्ट 2 से बाहर जाना है। आप बताएं कि जो इसकी पोर्ट 1 है उसके बाहर कौन से वाला नेटवर्क चल रहा है, 1.0.0 वाला, ठीक है। ये 1.0 वाला नेटवर्क इस राउटर की पोर्ट नंबर 1 के बाहर है, और इसकी पोर्ट 2 के बाहर कौन सा नेटवर्क है, अब 11 वाला। तो 11 वाला नेटवर्क इसकी पोर्ट 2 के बाहर है। इस राउटर के टेबल में सिर्फ ये 2 एंट्रियां होंगी बस। ये एंट्रियां आप ऐड कर देंगे तो स्टैटिक राउटिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल से करवा लेंगे तो डायनामिक। राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, रेप, ओएसपी, वीआईजी, आरपी, आईएसआईएस, बीजीपी। मैंने कहा था बहाने बहाने से नाम बोलता जाऊंगा, सुन सुन के कभी तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स अगर आप वो भी चलाएंगे तो यही एंट्रियां टेबल में आएंगी, खुद भी करेंगे तो ये 2 एंट्रीज भी आपको टेबल में ऐड करनी पड़ेंगी, तो आपका काम काफी कम हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करना आनी चाहिए। राउटिंग टेबल की समझ ही नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक कि आपको नेटवर्क आईडी ना लिखनी आती हो। और आप सब कह रहे हैं हमें नेटवर्क आईडी लिखनी आ गई है, चाहे क्लास ए हो, बी हो या सी हो। बड़ी जबरदस्त बात है जी, बड़ी खुशी हुई कि आपको नेटवर्क आईडी लिखनी आ गई है। बात को आगे बढ़ाते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक अब देखते हैं। लेट से हमारा यहाँ पे कॉर्वेट में भी जो नेटवर्क बना हुआ है ना, वो कुछ इस किस्म का है कि एक स्विच, ठीक है जी, जाहिर है स्विचेस मल्टीपल है, लेकिन समझाने के लिए एक स्विच हम यहाँ पे ईथरनेट स्विच, स्विच का पूरा नाम ईथरनेट स्विच, अलमारूफ स्विच है लेकिन असल में वो ईथरनेट है, ईथरनेट स्विच। तो हमारी जितनी भी डिवाइसेस है ना, यहां तक के मेरा ये डेस्कटॉप भी जिसकी स्क्रीन आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये भी इसी स्विच से कनेक्टेड है। हमारे आईपी कैमरास, आईपी फोन्स, नेटवर्क प्रिंटर, हर चीज, हमारे राउटर्स, हर चीज जो है वो इसी के साथ कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ कुछ सिंबॉलिकली डिवाइसेस ड्रॉ कर देता हूँ कि इस तरह से। अच्छा, इसका मतलब क्या है, हमारे आईपी एड्रेसेस किस तरह से कॉन्फ़िगर हुए होंगे। स्विच का काम सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को कनेक्ट कराना है। इसका मतलब है हमारे जितने भी आईपी है उनका ताल्लुक सेम नेटवर्क से है। और लेट से वो नेटवर्क आईडी ये है 192.168.100.0/24, ये क्लास सी है। क्लास सी का ये एक नेटवर्क है, क्लास सी का ये एक नेटवर्क है, और हमारे सारे आईपी एड्रेसेस का ताल्लुक इस एक नेटवर्क के साथ है। लेट से मैं कहता हूं इसका .1, इसका .2, ये .3 और ये .50। मैंने कई सारे मैसेजेस आपको दिए हैं इसको लिखते हुए। मिसाल के तौर पे एक तो ये है कि आप जब कोई प्रोफेशनली बनी हुई नेटवर्क डायग्राम देखेंगे, उसमें हर इंटरफेस का पूरा पूरा आईपी उसके सामने लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। नेटवर्क आईडी एक जगह लिख दी जाती है और उसके बाद ये सिर्फ 4th ऑक्टेट है, 4th ऑक्टेट, यानी इसका पूरा आईपी क्या हुआ 1 का, .1 का 192.168.100.1, यानी मैंने सिर्फ होस्ट आईडी लिखी है, नेटवर्क आईडी साथ में नहीं लिखी, ठीक है। वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
तो 192, 168, 100.1, इस तरह 100.3, 100.2, 100.50। दूसरा मैसेज आपको ये मिल रहा है, एक नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस को तरतीब से इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। मैं 3 के बाद मैंने 4 नहीं लिखा, 50 लिख लिया। आप एक आईपी को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, ठीक है, बट रेंडमली आईपी दे सकते हैं। सीक्वेंस में देना चाहे अच्छी बात है, अपने लिए आसानी रहती है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में नहीं भी देना चाहते तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपके 4 आईपी एड्रेसेस, इनका ताल्लुक इस एक नेटवर्क के साथ है, यहां लिख दिया। मिसाल के तौर पर ये वाला सिस्टम मेरा है, ठीक है जी, और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को या एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई मैसेज मुझे भेजना है, तो हम एक दूसरे का यूनिकास्ट एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। हम एक दूसरे का यूनिकास्ट एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। मैं ये .3 वाले पे भेजूंगा तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास फाइल चली जाएगी, वो .2 पे भेजेंगे तो फाइल मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम एक दूसरे का यूनिकास्ट आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं जी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ईद की छुट्टियां अनाउंस करनी है, जो कि मैं अभी कर चुका हूं कि आपका अगला वीक जो है वो ऑफ होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आपकी क्लास होगी। तो उन्होंने छुट्टियों की अनाउंसमेंट करनी है और ये मैसेज वो पूरे नेटवर्क में भेजना चाह रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बोलना चाह रही है और चाहती है कि पूरा कॉर्बेट सुने, एक बोले और सब सुने, इसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडकास्ट करना चाह रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडकास्ट। अच्छा, ब्रॉडकास्ट के लिए हमें ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, एक तो वो एड्रेस है ना, वो जो क्लास ई के बाद आता है, यहाँ पे एक और एड्रेस इस्तेमाल होगा, ठीक है जी, ब्रॉडकास्ट करने के लिए। दुनिया के हर नेटवर्क में, दुनिया के हर नेटवर्क में एक स्पेशल एड्रेस रिजर्व कर लिया गया है, जो उस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। वो जो एड्रेस आपने देखा था ना 255 वाला, उस पे अगर आप कोई मैसेज, कोई राउटर अगर उस पे मैसेज भेजे ना, तो राउटर के साथ जितने भी नेटवर्क है, मैं मिसाल के तौर पे ये तस्वीर बनी हुई है, इस राउटर पर बैठ के, राउटर पे बैठने से ये मुराद नहीं है राउटर पड़ा है इसके ऊपर बैठ देना है, ठीक है जी। राउटर पे से बैठने की मुराद ये नहीं, यानी आपने इसको एक्सेस किया हुआ है, सोर्स ये है। यहां से अगर मैं कोई मैसेज भेजूं 255.255.255 पे, तो इस राउटर के साथ जितने भी नेटवर्क्स होंगे, ये राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड होंगे, हर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। कौन से एड्रेस को यूज करके? वो जो आखिरी एड्रेस है 255.255.2, फर्क है ब्रॉडकास्ट में, उस पे भेजेंगे तो किधर जाएगी? इस राउटर के साथ जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड है, राउटर का तो काम ही डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है, वो इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर भी कर देगा, ऊपर भी कर देगा, नीचे भी कर देगा, तमाम नेटवर्क्स में कर देगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक एक नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं ये सिर्फ इस वाले में ब्रॉडकास्ट हो, जैसे कि ये भी तो अब एक नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क है, मैं चाहता हूं इस नेटवर्क में ही ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं। तो उस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करने के लिए उसी के अंदर एक स्पेशल एड्रेस छुपा हुआ है, जो ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। दुनिया के हर नेटवर्क में एक रिजर्व्ड आईपी एड्रेस है, जो उसी नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हमें उस छुपे हुए एड्रेस को तलाश करना होगा। अभी करते हैं, मसला कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो नेटवर्क आईडी मैंने लिखी है वो ये थी ना, 192.168.100.0/24, इसको आप नेटवर्क आईडी कह रहे हैं, ठीक है। इसमें ये होस्ट की 8 बिटें ये वाली है ना, ठीक है। अच्छा, होस्ट की ये 8 बिटें हैं, 8 बिटों के कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है कितने बनते हैं, 256, 0 से 255 तक जाते हैं, 256, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये जो होस्ट वाली 8 बिटें हैं, ठीक है, होस्ट वाली 8 बिटें, ये इसको अगर मैं बाइनरी में लिखूं इस 0 को, तो कैसे लिखा जाएगा? 000000000, और इनका डेसिमल क्या है? 0। ये होस्ट वाली 8 बिटें हैं जो आपको नजर आ रही हैं, और ये सारी 0 हैं। इन 8 बिटों का पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? फर्स्ट कॉम्बिनेशन यही है, पहला कॉम्बिनेशन हमेशा यही है। आपको कहा था ना, जब भी कॉम्बिनेशन लिखते हैं पहली रो में सारे 0 आते हैं और एंड पे सारे 1 1 1 1। तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट है कि नहीं है? ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट, 8 बिटों का पहला कॉम्बिनेशन है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट है। ये हमेशा 0 0 ही होगा ना, कोई और तो नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ये कह सकता हूँ
कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स डिफाइंस नेटवर्क आईडी। क्या ये बात ठीक है? दोबारा सुन ले, होस्ट बिट्स का पहला कॉम्बिनेशन नेटवर्क आईडी डिफाइन करता है। ये बात ठीक है? वो कैसे? होस्ट बिटों का पहला कॉम्बिनेशन होगा क्या? 0। तो जब नेटवर्क होस्ट की सारी बिटें 0 होती है तो क्या आता है? नेटवर्क आईडी। होस्ट की सारी बिटें 0 हो तो उससे क्या बनता है? नेटवर्क आईडी। बात एक ही बात करने के अलग अलग तरीके है ना। मैंने कहा था नेटवर्क आईडी कैसे लिखते हैं? होस्ट की बिटें 0 कर दो, तो 0 तो पहला कॉम्बिनेशन भी होता है ना। तो चाहे वैसे कह दें या ऐसे कह लें, बात एक ही है। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स डिफाइंस नेटवर्क आईडी। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स डिफाइंस नेटवर्क आईडी। होस्ट बिट्स का पहला कॉम्बिनेशन नेटवर्क आईडी को डिफाइन करता है। होस्ट बिट्स का पहला कॉम्बिनेशन नेटवर्क आईडी को डिफाइन करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, ये होस्ट की जो 8 बिटें हैं इनका आखिरी कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका डेसिमल में जवाब क्या आएगा? 255। यहां पे भी लिख देता हूं 192.168.100.255। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस है ना, ऊपर मिनिमम और नीचे मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम केसेस दोनों हैं, ये दोनों के दोनों स्पेशल हैं। यानी जो पहला कॉम्बिनेशन था उसको आपने नेटवर्क आईडी कह दिया। जो लास्ट कॉम्बिनेशन है, लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स डिफाइंस ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी। इस नेटवर्क में अगर आपने ब्रॉडकास्ट करनी है तो आप ये एड्रेस इस्तेमाल करेंगे जो लास्ट वाला है। ये ऊपर येलो कलर में क्या लिखा हुआ है? 192.168.100.255। ये इस नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईडी है। ऊपर वाली क्या है? नेटवर्क आईडी। नीचे क्या है? ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है। आप जब कोई टॉपिक पढ़े होते हैं ना, खासतौर पे ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कंटिन्यूसली आप अपने आप से पूछते जाते हैं ये जो मैंने सीख लिया इसके बाद हम कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। क्या मैं किसी प्रैक्टिकल नेटवर्क में आईपी एड्रेसिंग करा सकता हूँ या नहीं कर सकता? ठीक है। तो उसमें एक सवाल ये ज़हन में आता था कि आईपी एड्रेस असाइन करने शुरू कहाँ से करने हैं। यानी मैंने एक नेटवर्क में आईपी असाइन करने शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ पे करें, रेंज क्या होगी? तो अब आपको उसका जवाब मिलने लगा है, बल्कि कुछ को मिल गया होगा, कुछ को अभी मिल जाएगा। तो आईपी एड्रेस फिर कहाँ पे होते हैं? नेटवर्क, ये होस्ट बिट्स का पहला कॉम्बिनेशन तो नेटवर्क आईडी बना देता है और आखिरी ब्रॉडकास्ट आईडी। तो आईपी कहाँ पे होते हैं फिर? नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान। काबिले इस्तेमाल आईपी एड्रेस कहाँ पे होते हैं? किसी नेटवर्क के नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान। इस नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस बता दें। 192.168.100.1 पहला आईपी, और आखिरी 192.168.100.254। 1 से लेकर 254 तक, 1 से लेकर 254 तक। यानी सबसे पहला काम पता क्या करना होता है? अपने लिए एक नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है, क्लास ए का, बी का या सी का। तो ये आपको कैसे पता लगेगा किस क्लास का नेटवर्क असाइन करना है? नेटवर्क छोटा है तो क्लास ई का होगा, दरमियाना है तो बी का, और बड़े साइज का नेटवर्क है तो ए का। तो एक नेटवर्क पिक कर लिया। अब उस नेटवर्क में आईपी एड्रेस शुरू कहाँ से होंगे और खत्म कहाँ से होंगे? नेटवर्क आईडी के बाद से शुरू होंगे और ब्रॉडकास्ट आईडी से पहले खत्म हो जाएंगे। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी काबिले इस्तेमाल आईपी एड्रेस नहीं है। आप ब्रॉडकास्ट आईडी किसी डिवाइस पे असाइन नहीं कर सकते। आप नेटवर्क आईडी को भी आईपी एड्रेस के तौर पे असाइन नहीं कर सकते। इनके दरमियान जितने भी हैं उन्हें असाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं एक और लाइन, 2 लाइनें और लिख रहा हूं और बताइएगा ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स, सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स, ये क्या होगा? पहला कॉम्बिनेशन तो नेटवर्क आईडी है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन वो पहला आईपी एड्रेस होगा। ठीक है जी। सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स इज फर्स्ट आईपी एड्रेस। पहला काबिले इस्तेमाल आईपी एड्रेस सेकंड कॉम्बिनेशन होता है।
और सेकंड लास्ट के बारे में क्या ख्याल है? वो लास्ट आईपी एड्रेस होगा। सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स डिफाइंस लास्ट आईपी एड्रेस। आखिरी यूजेबल आईपी एड्रेस जो है, आखिरी काबिले इस्तेमाल आईपी एड्रेस, वो कॉम्बिनेशन की तरतीब में सेकंड लास्ट होगा। पहला कॉम्बिनेशन नेटवर्क आईडी, आखिरी ब्रॉडकास्ट आईडी, दूसरा पहला आईपी, सेकंड लास्ट आखिरी आईपी। ये सारे नंबर ऊपर लिखे भी हुए हैं आपके सामने। 100.0 पहला कॉम्बिनेशन था, इसलिए नेटवर्क आईडी है। 100.1 दूसरा कॉम्बिनेशन है, पहला आईपी है। 100.255 आखिरी कॉम्बिनेशन है, ब्रॉडकास्ट आईडी है। 100.254 सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन और आखिरी आईपी एड्रेस है, आखिरी आईपी एड्रेस है। जो इस स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये नोट कर लें, जो कर रहे हैं सुकून से नोट कर लें। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, अगर आप ये लिखने में उलझे रहेंगे ना, ज्यादा फिक्र लगी रहेगी मैंने लिखना है, मैंने लिखना है, मैंने लिखना है, तो फिर समझने पे ज्यादा तवज्जो नहीं रहेगी। ये सब आपके लिए लिखा जा रहा है और फौरन ये फाइल अभी आपके नोट्स में पहुंच चुकी है, वीडियो भी पहुंच गई है। अभी ये मैंने भी इसको रोकना है, 2 मिनट बाद ये वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। रिवाइज तो घर जाके करना होगा ना बाद में, कि अभी आप कहेंगे साथ साथ रिवाइज भी करना है, आप पढ़ाते जाए हम रिवाइज भी कर रहे हैं पीछे, तो घर जाके तो ये लिखा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ ज्यादा फोकस जो है ना वो समझने पे रखा करें, फिर आपको तंगी ज्यादा नहीं होगी और नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। ठीक है जी। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने अभी लिखा है, ये एग्जाम्पल है किसकी? क्लास सी की। तो क्लास सी की एग्जाम्पल थी। तो ये नेटवर्क आईडी, ये ब्रॉडकास्ट आईडी, पहला आईपी, आखिरी आईपी क्लास ए और बी में भी होगा, उनकी भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम लिखते हैं, क्लास ए की और इसी तरह बी की भी। 1.0.0.0/8 ये क्या है? क्लास ए का एक नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है। ये नेटवर्क आईडी इसलिए है क्योंकि इसमें होस्ट बिट्स सारी 0 हैं और दूसरे लफ्जों में होस्ट बिट्स का पहला कॉम्बिनेशन है। अच्छा, होस्ट बिट्स का आखिरी कॉम्बिनेशन इधर क्या होगा? 1.255.255.255 24 होस्ट बिट्स हैं, 24 की 24 अगर 1 कर दी जाएंगी, आखिरी वाली 24। ठीक है, तो यही जवाब आएगा ना। होस्ट की बिटें कितनी है? 24। ठीक है जी। दूसरा ऑक्टेट 1, तीसरा 1, चौथा भी 1, तो 255.255.255। ठीक है। अच्छा, ऊपर नेटवर्क आईडी है, नीचे ब्रॉडकास्ट आईडी है। पहला आईपी तो बताएं। 1.0.0.1 ये पहला आईपी है। आखिरी आईपी 1.255.255.254 ये इसका लास्ट आईपी है। ठीक है जी। तो नेटवर्क आईडी, पहला आईपी, आखिरी आईपी और एंड पे ब्रॉडकास्ट आईडी। ये एग्जांपल है क्लास ए की। क्लास बी की भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। आप में से ये जरूरी नहीं होता, ये भी मैं आपको तसल्ली दे दूं कि हर बंदा जो है वो उसको ये 100% समझ आ गया होगा। भाई रिवीजन के बाद ही समझ आएगा और ये एक अच्छी बात है, आपके पास रिवाइज करने के लिए पूरा हफ्ता होता है। ठीक है। सिर्फ एक ये आज का लेक्चर है जो आपको कल वाले टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें भी मैंने आपको बताया था 5-6 सवाल इसमें से और बाकी के सवाल पुराना जो पढ़ा हुआ है उसमें से आपसे पूछे जाएंगे आपकी असेसमेंट में। ठीक है। चलें जी, ये लिखते हैं 172.16.0.0/16 ये क्या है? नेटवर्क आईडी है क्लास बी की। ये नेटवर्क आईडी इसलिए क्योंकि होस्ट बिट्स का पहला कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, ऑल जीरोस। ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी इसकी क्या होगी? 172.16.255.255। पहला आईपी 172.16.0.1, आखिरी 172.16.255.254। ठीक है जी। और इसमें आप ये वाला नंबर जरा देखें, ये यहां से यहां तक देखना आपने भी 16 बिटें हो जाएंगी ना, 16 बिटें। इन 16 बिटों में जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट, 8 के नहीं कह रहा, 16 का, 16 में भी वही हिसाब होगा ना। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ना, इसमें 0 है और इसमें 1 है। ये वही वाला 0 1 0 1। आखिरी कॉलम में क्या होता है? 0 1 0 1 0 1 0 1। आखिरी कॉलम में 0 होगा तो ये आएगा, आखिरी कॉलम में 1 होगा तो ये आएगा। एक इवन एक ऑड, ये वाला नंबर इवन है ना और ये वाला ऑड। ये वही कहानी चल रही है। ये ऊपर सेकंड लास्ट नंबर है और ये लास्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। नेटवर्क आईडी, पहला आईपी, आखिरी आईपी और ब्रॉडकास्ट आईडी, ये पूरा पैकेज होता है।
एक नेटवर्क सिलेक्ट किया जाता है जिसमें फिर नेटवर्क आईडी होती है, ब्रॉडकास्ट आईडी होती है और दरमियान के आईपी होते हैं। उम्मीद है कोई इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। थकावट का एहसास होना अलग बात है, ठीक है जी। वो एक, आप लोगों को ठंड लग रही है, असल में पता है मुझे क्यों नहीं महसूस होती है, ऐसी गलत जगह पे, इसको इधर होना चाहिए था या है, मुझे नहीं नींद आती थी, ठीक है। तो बहरहाल ये अगर इधर होता काश तो ज्यादा अच्छा होना था, ठीक है जी। सारी ठंड मेरे पास आती, ठीक है जी, पता नहीं आप लोगों के पास क्यों चली जाती है। तो मुझे तो यहाँ पे गर्मी लग रही होती, मैं ये हैरान हो रहा तो भी आप लोगों के साथ मसला क्या है, ठंड में तो आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये भाई कोई एक बंदा जो है ना वो उठ के, आप पंखे शंखे बंद कर सकते हैं, कोई रिमोट ले जाया करें, और इसको आप अगर कोई ज्यादा ठंड लग रही हो एसी भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको इजाजत है, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है जी। तो साथ नहीं लेके जाना, ठीक है जी। तो ये आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, क्लास में चूंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप इसको 5 मिनट गर्म करेंगे, इसको बंद करेंगे ना तो सफोकेशन हो जाएगी, तो उसके लिए हमें चला के रखने पड़ते हैं जी। तो अभी जनाब ब्रेक का वक्त हो गया आपका, ठीक है जी। तो आपसे मुलाकात होती है अभी 2 बजे, ठीक है, और आखिरी सेशन हमारा उसके बाद होगा।